दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी सहेली और मेरे पति ने मिलकर मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। संजय और मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक हमारे कोई संतान नहीं थी। संजय मुझ पर विश्वास करता था, मैं बांझ थी, लेकिन मैंने संजय से झूठ कहा था कि लेडी डॉक्टर ने बताया है कि हमें बहुत जल्द बच्चा हो जाएगा। संजय ने भी मेरी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं बार बार झूठ बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि अब मुझे मेरे पति को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहती थी। अपने पति की हकीकत बताने से पहले मैंने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ ने कहा, ऐसा कर कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दे। तेरा पति तेरा आभारी रहेगा और तुझे छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और साथ ही दुख भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि माँ मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बदनाम किया था। मैंने गुस्से में कहा, माँ मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। शाम को जब संजय घर आया तो उसने मुझे देखकर कहा, साक्षी ये कमरा इतना अंधेरा क्यों रखा है? मैंने कहा, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिखा है, इस अंधकार का मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। संजय ने घबरा कर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पास हूँ। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया? इसके बाद मैंने संजय को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा, मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी। उसने कहा कि मैं जीवन भर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर संजय के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं साक्षी, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं चाहिए। संजय के इस आश्वासन से मेरा मूड ठीक हो गया। लेकिन एक दिन जब ये बात मेरी सासू माँ को पता चली तो उनका व्यवहार बहुत खराब हो गया। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई तो मेरी सासू माँ उससे कहने लगी, मुझे कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। पड़ोसन ने पूछा, आपकी पहली बहू को क्या हो गया कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मेरी सास ने कहा, वो तो बेचारी बांझ है, अब हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ानी है, इसीलिए हमें अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर मैं कांपने लगी। जब संजय घर लौटा तो मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। संजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले जाकर अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया। फिर वो बोला, माँ मैं साक्षी के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बच्चे से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, इसीलिए इसके बाद तुम मेरी दूसरी शादी की बात भी मत करना। संजय की ये बात सुनकर मेरी सास गुस्से में सिर हिलाकर बोली, मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी पर इतना गर्व और मोह रखता हो। संजय की बातें सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त किया कि संजय का प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहे। जब रात हुई तो मैंने सोचा कि संजय के लिए चाय बना दूं। मैं चाय बनाने के लिए रसोई में गई, तभी मुझे अपनी सास के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम सुनकर मैं चौंक गई। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी, तू चिंता मत कर, मैं साक्षी को तलाक दिलवाकर संजय की दूसरी शादी ज़रूर करवा दूंगी। तू ऐसा कर कि उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बिना चाय बनाए ही अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब अपनी माँ की याद आ रही थी, लेकिन आखिरी बार जब उन्होंने मुझे जो सलाह दी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। फिर भी मन में भारी दिल लिए मैंने माँ को फ़ोन ही कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कहा, साक्षी बेटा तू कहाँ गायब थी? क्या मुझसे बात करने का मन नहीं करता था? माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरे लिए इतना परेशान हो रही थी। मैंने कहा, माँ मेरी जिंदगी पहले बहुत अच्छी और खुशहाल थी, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर पल मेरे सिर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास पड़ोसियों से कहती है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, और कभी अपनी बेटी से कहती हैं कि इस बार बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। माँ, संजय बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ता है, लेकिन आखिर वो भी तो एक मर्द ही है ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाए रखेगा? एक न एक दिन उसे भी ये एहसास होगा कि उसकी ज़िंदगी में एक बच्चा होना चाहिए, और फिर वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच ही लेगा।
माँ ने कहा, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुझ पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए उसी दिन मैंने तुझको कहा था कि तेरा पति अगर अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ले तो सोच तेरा क्या होगा। मेरी मान, तू किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दे, वो तुझसे दबकर रहेगी और तेरा एहसान भी मानेगी, कभी तेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगी, और जब बच्चे होंगे तो तुझे भी माँ कहलाने का पूरा हक मिलेगा। माँ की बातों को सुनकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कहा, माँ अगर तेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब मैंने तय कर लिया था कि संजय की दूसरी शादी कराए बिना मेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। हालांकि ये बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह बीत रही थी कि मैं खुद अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मुझे संजय पर भरोसा था कि उसके प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं घर वालों से छिपकर संजय के लिए लड़की ढूंढ रही थी। मैं गांव में रहने वाली थी। गांव के चौधरी और सरपंच की एक ही बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसमें एक ही कमी थी। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता बचपन से ही तय कर दिया था। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका नाम मोहन था। उसने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तब हमारे गांव में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई लड़की 12वीं पास कर ले। लेकिन मोहन बहुत ही अजीब तरीके का आदमी था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी वे अच्छे इंसान थे। उन्हें पता था कि कैसे बात करनी चाहिए। माँ ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छी से की थी, लेकिन मोहन को तो सही गलत की भी समझ नहीं दी गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर चलता था। उसकी इन हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफरत हो गई थी। मोहन की एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती थी वो ये थी कि वो हर दूसरी लड़की से रिश्ता रखने के बावजूद ये दावा करता था कि वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझे साक्षी के बजाय राधा कहकर बुलाता था और कहता था, राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं उससे कहती, तुम्हारे लिए गांव की हर लड़की है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहता है, कृष्ण तो सिर्फ राधा की होती है, बाकी तो सभी गोपियां हैं। एक बार मोहन मेरे लिए गांव के मेले में कांच की चूड़ियां लेकर आया था। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वो चूड़ियां अपने पैरों तले कुचलकर तोड़ दी। पहली बार मैंने मोहन की आंखों में आंसू देखे थे, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मेरा ये पछतावा भी ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि अगले ही दिन मैंने उसे अपनी आंखों से दूसरी लड़की को गले लगाते हुए देख लिया। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी मेरे दिल में उसके लिए थी वो भी खत्म हो गई। जब माँ पापा से बात होती तो वे कहते, कोई बात नहीं, मोहन अभी बच्चा है, वक्त के साथ सुधर जाएगा। कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई ने गांव के एक अस्पताल बनवाने के लिए आवेदन किया था। उन दिनों एक टीम गांव में आई थी और जमीन की जांच कर रही थी। बाद में गांव में एक बड़ा अस्पताल बनने की नींव रखी गई। उन दिनों सभी लोग पापा के दूसरे घर में रहते थे। कुछ दिनों बाद टीम वापस चली गई, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं गया और उसका नाम था संजय। उसे गांव का माहौल बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए उसने पापा से इजाजत लेकर कुछ दिन और गांव में रहने का फैसला किया। एक दिन जब मैं अपनी बहनों के साथ बाहर निकली तो मेरी नज़र संजय पर पड़ी। पहली ही नज़र में वो मुझे पसंद आ गया। उसकी आंखों की चमक से साफ दिख रहा था कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी। अगले ही दिन मैं खुद संजय से मिलने चली गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने अपनी माँ के फ़ोन से उसे कॉल किया और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार बढ़ने लगा। एक दिन संजय ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने उसे अपने मंगेतर मोहन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर संजय बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, वो तो बहुत ही अजीब आदमी है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता। तुम तो पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताओगी? मैंने संजय से कहा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर आओ, शायद मेरे माता पिता को तुम पर दया आ जाए। संजय मान गया, लेकिन वो तब तक शहर में ही रहता था। पूरे एक हफ्ते बाद वो अपनी बहन और माँ को लेकर मेरे घर आया। उसने मेरा हाथ मांगा था, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, पूरा दिन रोती रहती थी और मेरी भाभी और मेरी माँ मुझे समझाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया और साफ कह दिया कि मैं मोहन से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा हमने मोहन की माँ से वचन दिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को दिया हुआ वचन इस तरह तोड़ नहीं सकता।
पापा की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर स्त्री अच्छी और वफादार हो तो वो सबसे खराब और बिगड़े हुए लड़के को भी सुधार सकती है। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। उसी पल मैंने संजय को फोन किया। मैं बुरी तरह से रो रही थी। संजय ने कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं संजय के साथ शहर भाग गई। मुझे पता था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं संजय को खोना नहीं चाहती थी। संजय ने मुझसे शादी की और मुझे अपने घर ले गया। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि संजय मुझे घर से भगाकर लेकर आया है, तो वो कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। संजय भी करोड़पति का बेटा था, लेकिन मेरी सास पुराने विचारों वाली थी। उन्होंने घर से भागकर आई लड़की को बहू के रूप में अपनाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमारे बीच दरार पैदा करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन संजय एक अच्छा पति साबित हुआ। जीवन की हर मोड़ पर उसने मेरी इज्जत की। भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया, वरना मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती। खैर, नर्क तो अब भी बना हुआ था, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि मैं बांझ हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे बार बार यही ख्याल आता कि कहीं ये सब मेरे माता पिता की बददुआओं की वजह से तो नहीं हो रहा। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराने का फैसला कर लिया था। मैं अपनी सास की जिद के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से छिपकर मोहल्ले की एक महिला को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। मैंने उससे कहा, तुम मुझे कोई मजबूर, गरीब और लाचार लड़की का रिश्ता लाकर दो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उस महिला ने बहुत गुप्त तरीके से मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी। मैं उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा हो। रिश्ता कराने वाली महिला कहने लगी, ये लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। उसकी चाची कहती है कि वो जल्द से जल्द अपने ससुराल चली जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर ही बोल पड़ी, आंटी, मैं अपने पति की शादी इस लड़की से कभी नहीं कराऊंगी। उसकी सुंदरता तो देखो, मेरे पति तो इसके प्यार में पागल ही हो जाएंगे। तो वो औरत कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दो। ये बहुत सीधी सादी लड़की है। मेरा मन ये स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस लड़की के साथ अपने पति के रिश्ते की मंजूरी दे दी। जब मैं उसकी फोटो लेकर घर पहुंची तो एक अजीब दृश्य देखा। मेरा पति संजय सोफे पर बैठा था और मेरी सास और ननद भी वहां मौजूद थी। मेरी ननद ने कहा, भैया तुम एक बांझ औरत के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। संजय ने गुस्से में कहा, बस करो अब। मैंने अपनी मर्जी से साक्षी से शादी की है। क्या मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जो तुम लोग मुझे बार बार ताने मारते रहते हो? मैंने कह दिया कि साक्षी के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। वो मेरी पत्नी है और मेरी मौत तक वही मेरी पत्नी रहेगी। सास और ननद की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन संजय की बातों ने मुझे हिम्मत भी दी। मैं कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद संजय भी मेरे पीछे आया और बोला, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पे मत लो। मैंने कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। संजय हैरानी से मेरी ओर देखने लगा और बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ, लेकिन आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, आपकी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। संजय ने कहा, साक्षी, तुम्हारे अलावा कोई और मेरे जीवन में नहीं आ सकता, चाहे वो तुम्हारी पसंद की हो या मेरी माँ की पसंद की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, मुझे बच्चे की चाहत है। अगर आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर में भी एक बच्चा आ जाएगा और मेरी ममता को शांति मिलेगी। संजय ने तुरंत मना कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठकर रोती रही। सच तो ये था कि मुझे बच्चे की कोई इच्छा नहीं थी। मैं ये सब सिर्फ संजय को खोने के डर से कर रही थी। कुछ दिनों तक हमारे बीच नाराज़गी बनी रही, लेकिन आखिरकार मैंने रो रो कर संजय को दूसरी शादी के लिए मना ही लिया। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंने पायल को अपनी बहन जैसा मान लिया था, लेकिन जिस दिन वो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई, मेरी सास ने बहुत हंगामा किया।
उन्होंने संजय से भी लड़ाई की और कहा, कम से कम दूसरी शादी मेरी मर्जी से तो करने देते। सास की इस जलन को देखकर मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो पूरी रात तड़पते हुए बिता दी। मैं पूरी रात रोती रही, ये सोचकर कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार था, आज शायद वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में मैं अब तक सोती थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी भी पल शांति नहीं मिल रही थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए बिता दी। सुबह होते ही मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि मैं संजय से मिलना चाहती थी। लेकिन दिन के 12 बजे तक अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं आया। मैंने अपनी सौतन पायल से पूछा तो उसने कहा, वो सो रहे हैं। मैंने गुस्से में पायल का चेहरा देखा और कहा, उन्हें जगाया नहीं? ये सुनकर पायल रोने लगी और बोली, संजय ने मुझसे कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी जिद के कारण की है और अब मैं किसी भी हाल में उन पर अपना हक नहीं जताऊंगी, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं दोबारा अपने चाचा के घर जाने की सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझे बहुत यातनाएं देती हैं। संबंध जोड़ने वाली औरत ने सच में मेरे लिए बहुत ही मजबूर लड़की ढूंढी थी। मैंने सोचा कि संजय मुझसे नाराज होगा, लेकिन जब उसका मूड अच्छा होगा तो वो खुद ही कमरे से बाहर आ जाएगा। पर ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। संजय की शादी को आज 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अब तक कमरे से बाहर नहीं आया था। अब अजीब अजीब ख्याल मुझे परेशान करने लगे थे। इसीलिए एक दिन जब पायल रसोई में व्यस्त थी तो मैं उसके कमरे में चली गई। संजय अपने मोबाइल में व्यस्त था। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो बोला, आ गई मेरी प्यारी पायल। ये शब्द मेरे सिर पर हथौड़े की तरह लगे। सिर्फ 3 ही दिनों में पायल ने संजय को अपना बना लिया था। मैं वहीं से वापस मुड़ गई और रोती हुई अपने सास के कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी मैंने सुना कि मेरी ननद भी वहां आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तेरी माँ कितनी समझदार है। मैंने बस एक चाल चली और मेरा काम हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारी साक्षी को तो पता ही नहीं कि जिस लड़की से मैंने संजय की शादी करवाई है वो मेरी ही पसंद की लड़की है। और फिर संजय पहली नज़र में पायल पर फिदा हो गया था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी सास आगे बोली, मैंने साक्षी को इतनी दवाइयाँ खिलाई है कि अब वो सच में बांझ हो चुकी है। ये शब्द मेरे शरीर पर किसी पत्थर की तरह बरस रहे थे। मैं तुरंत संजय के कमरे की ओर भागी ताकि उसे ये सब बता सकूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने सुना कि संजय पायल से कह रहा था, मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर लिया। जब मैं साक्षी को घर से भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके भाइयों को पता चल गया था कि वो मेरे साथ आई है, इसीलिए वे मुझे धमकी देते थे कि अगर हमने उनकी बहन का ध्यान नहीं रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जानता था कि वे कितने खतरनाक लोग हैं, इसीलिए मैं साक्षी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने कहा, अब मेरी माँ ने एक औरत के साथ मिलकर साक्षी को बेवकूफ़ बना दिया और उसी के हाथों मेरी शादी तुझसे करवा दी। और मेरी जान पायल, मैं तो तुझे पहले ही नज़र में पसंद कर चुका था। अब पूरी ज़िंदगी तू मेरे साथ रहेगी। हे भगवान, ये क्या सुन रही थी मैं? ये वही संजय था जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं दबे पांव कमरे में चली गई। संजय मुझे देखकर हैरान रह गया। शायद उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उसका सच जान जाऊंगी। मैंने कहा, संजय अगर छोड़ना ही था तो सीधे छोड़ देते। मुझे बांझ बनाने की क्या ज़रूरत थी? भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत मुझसे छीन लेना किसी का खून करने के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेवजह मार डाला। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर चली गई। संजय मेरे पीछे आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। साक्षी, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात सुनो। लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसी रात मैंने हमेशा के लिए संजय का घर और उसकी जिंदगी छोड़ दी। अब मैं एक अनाथ आश्रम में रह रही हूँ। मैंने अब तक संजय से तलाक नहीं लिया क्योंकि मुझे अब किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं रहा। तो फिर तलाक लेकर भी क्या करना? मैं कभी कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आती हैं। वो चाहती हैं कि मैं घर लौट जाऊं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भाइयों और पिता का सामना कर सकूं। एक दिन मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी आश्रम का गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक पार्सल था। उसने कहा, मैडम, ये एक आदमी आपके लिए देकर गया है। पार्सल पर नज़र पड़ते ही मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया संजय का।
और इस ख्याल के साथ ही मेरे दिल में उसके लिए नफरत और भी बढ़ गई। अब तो मुझे संजय के नाम से भी नफरत हो गई थी। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंस रही थी कि कभी मैंने संजय से दिलो जान से प्यार किया था। मेरा मन किया कि मैं इस पार्सल को अभी उठाकर बाहर फेंक दूं। मैं अपनी इसी सोच को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि संजय मेरे लिए इतना मेहरबान कब से हो गया कि वो मुझे कोई तोहफा भेजे। वो तो अपनी पायल में खोया हुआ है। जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं उससे किसी उम्मीद की भी हकदार नहीं थी। कुछ सोचकर मैंने गार्ड से वो पार्सल ले लिया और अंदर कमरे में जाकर उसे खोला। लेकिन जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला, मेरी सांसें अटक गई। उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मोहन ने मुझे दी थी। जैसे ही मैंने उन चूड़ियों को देखा, मोहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। हो न हो ये चूड़ियां मोहन ने ही मुझे भेजी थीं। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियां तुम्हें किसने दी? गार्ड ने बताया, जो आदमी ये पार्सल देकर गया था वो तो कब का चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही थी, अगर साक्षी मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को संभाल कर रखना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियां ही मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। गार्ड की ये बात सुनकर मेरे होंठ अचानक कांपने लगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रकड़ू मोहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। क्या मोहन मुझे अब भी याद करता था? क्या मोहन अब भी मुझसे प्यार करता था? लेकिन अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में लिए अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे मोहन के बारे में पूछा, लेकिन जो कुछ माँ ने मोहन के बारे में बताया उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। माँ ने कहा, जिस दिन तू संजय के साथ घर से भागी थी उस दिन मोहन बहुत रोया था। उसकी चीखों ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। वो बस राधा राधा कहकर रो रहा था। मुझे याद आया कि मोहन मुझे राधा कहकर बुलाता था। माँ ने आगे कहा, तेरे जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। उसने अपने पिता की सारी जमीन बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया। उसे लगा कि तूने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अनपढ़ था। उसने स्कूल में शिक्षकों को रखकर गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का इंतजाम किया। इसी के साथ उसने शहर में अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मोहन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितने भी पैसे उसके पास थे उतने उसने गरीबों में दान दे दिए थे। वो कहता था, मैं इतने पैसे रख कर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। जब वो नहीं थी, न है और न होगी, तो इन पैसों का मेरे लिए क्या मतलब। जब भी मैं और तुम्हारे पापा उसे देखने जाते थे तो हमें एहसास होता था कि उसकी ये हालत की असली जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। मोहन के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं जल्द से जल्द मोहन से मिलना चाहती थी। ना जाने क्यों मेरा मन मोहन को देखने के लिए तड़पने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं मोहन से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोली, साक्षी अगर तू चाहे तो मोहन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन अब मैं मोहन के लायक नहीं थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और साथ ही एक शादीशुदा भी थी। लेकिन मैं मोहन से एक बार मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके प्यार को पहचान नहीं सकी और संजय को हीरो समझकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैं अपनी मम्मी के साथ मोहन के घर पहुंची। उस वक्त मोहन घर पर नहीं था। नौकर ने हमें बाहर हॉल में बैठा दिया था। काफी समय बीत गया लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया था। मैंने नौकर से पूछकर मोहन के कमरे में जाने का फैसला किया। कमरा बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित था, लेकिन ये कमरा मोहन का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का कमरा हो। तभी अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं बैठ गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने दीवार पर टूटी हुई कांच की चूड़ियों से टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि मोहन मुझसे उसी पल से उतना प्यार करता था, लेकिन मैं उसके प्यार को पहचान नहीं सकी। जब पहली बार मोहन ने मुझे चूड़ियां गिफ्ट दी थी तब मैंने उन्हें पैरों से कुचल दिया था। तब भी मोहन ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा था और वो उन्हें आज तक संभाले हुए था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि मोहन मेरे ठीक पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने राधा कहकर पुकारा, मैं अचानक पीछे मुड़ी। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। वो रखड़ू और लापरवाह मोहन कहीं खो गया था।
मेरे सामने एक सभ्य और शालीन व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अनपढ़ है। मैं रोते-रोते अचानक मोहन के गले लग गई। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और अब मोहन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोहन काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा और मैं उसके गले लगकर लगातार रोती रही। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे थे, मोहन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। काफी देर बाद मोहन ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। गलती तो मेरी थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं अपने आंसू पोंछते हुए मोहन की छाती से अलग हुई। थोड़ी देर बाद मोहन ने कहा, राधा, मेरे दिल का दरवाजा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है। अगर चाहो तो खोलकर देख सकती हो। एक पल के लिए मोहन के चेहरे पर वही शरारत उभर आई तो आज से 5 साल पहले लापरवाह मोहन के चेहरे पर होती थी। मैंने कहा, मोहन, अब मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं संजय की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत भी। इस पर मोहन ने कहा, राधा, तुम आज भी मेरे लिए वही राधा हो जिससे मैं 5 साल पहले बेइंतहा प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या बांझ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती थी कि मोहन की जिंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसे अंधकार से भर दूं। मैं उसे संतान का सुख नहीं दे सकती थी। संजय ने जो घाव मुझे दिया था वो अब भी ताज़ा था। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल अब भी किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मर्द मर्द ही होते हैं। अगर भविष्य में कभी मोहन को बच्चे की लालसा होने लगी तो क्या वो भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं रोती हुई वहां से बाहर भाग गई। मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर लौट आई। जब पापा और मेरे भाइयों ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। अगले दिन फिर मोहन मेरे पास आया। उसने उदास शब्दों में कहा, राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार इतना कमजोर है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया, फिर भी तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। अगर आज भी तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ये कांच की चूड़ियां लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार करती हो तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना और अगर नहीं तो इन्हें तोड़कर इनके टुकड़ों को मेरे पास ले आना। ये कहकर मोहन ने कांच की चूड़ियां मेरे पलंग पर रखी और बाहर चला गया। मैं लंबे समय तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका, और अब मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। मैंने वो कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मोहन मम्मी के साथ बातें कर रहा था। मैंने अपने हाथ पीठ के पीछे छुपा लिए। मुझे बाहर आता देख मोहन के चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे यही लगा कि मैंने चूड़ियों को तोड़ दिया है और अब उनके टुकड़े लेकर आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने आई और अपने हाथ आगे किए तो वो खुशी से झूम उठा। उसने बिना कुछ सोचे मेरे हाथों को चूम लिया। मम्मी ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए खांस कर संकेत दिया तो मोहन ने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में भाग गया। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दूसरी तरफ मेरे भाइयों और पापा ने संजय से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। सिर्फ एक हफ्ते में मेरा और संजय का तलाक हो गया। फिर मेरी शादी मोहन से हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और एक नई शुरुआत के साथ जी रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।